सभी को नमस्कार। आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत हिंदी शिक्षण में लोक कथा प्रकरण पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी एससीईआरटी द्वारा एक प्रोजेक्ट वर्क भी आप लोगों को करने के लिए दिया गया है, तो उसमें भी लोक कथा का शीर्षक है, उस पर भी आपको काम करने हैं। इसलिए इस शीर्षक को जानना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो आइए देखते हैं, लोक कथा का परिचय लेते हैं कि आखिर में लोक कथा कहते किसे हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं कि लोक कथा कहते किसे हैं। लोक कथाएँ वे कथाएं हैं जो मनुष्य की कथा प्रवृत्ति के साथ चलकर विभिन्न परिवर्तनों एवं परिवर्धनों के साथ वर्तमान रूप में प्राप्त होती है। अगर वैसे शब्दों में हम कहना चाहें तो वैसी कथा या वैसी कहानी जो स्थानीय रूप से आम लोगों के बीच में प्रचलित है और आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं। आपने सुना भी होगा, हो सकता है हमने भी सुना है, हाँ, कि जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादी होती हैं, नानी होती हैं, दादा होते हैं, वो जो कहानियाँ सुनाते हैं, जो कथा सुनाते हैं, आमतौर से वही लोक कथा होती है, क्योंकि वो लोक में प्रचलित है। आमतौर से ये परंपरागत रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या तीसरी पीढ़ी में ऐसे ही अपना रूप परिवर्तन करके आगे बढ़ती रहती है। यही नहीं, क्षेत्र विशेष के हिसाब से लोक कथाओं का रूप भी बदल जाता है, क्योंकि इसे बहुत अधिक लिपिबद्ध नहीं किया गया है। इसलिए लोग अपने हिसाब से अपनी भाषा में लोक कथा कहते हैं। और इसी तरीके से लोकगीत भी आमजन के बीच में स्थानीय रूप से प्रचलित रहता है। उसी तरह से लोक कथा भी आम लोगों के बीच में प्रचलित रहता है। अब आप देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि अर्थात इसका इतिहास क्या है। तो लोक कथा के विषय में अगर कहें, मान लीजिए कोई लोक कथा हो कि उक्त लोक कथा को, जैसे कि हम पहले भी चर्चा किए हैं, डपोर संघ की कथा या लोक कथा, तो अगर इसके विषय में हम कहें कि इसे किसने लिखा, कब इसकी उत्पत्ति हुई और कहाँ उत्पत्ति हुई, तो शायद इसका उत्तर देना संभव नहीं है। फिर भी हम प्रयास करते हैं इसकी प्राचीनता को ढूंढने का। तो देखते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, तो ऋग्वेद नाम सुना होगा आपने। ऋग्वेद की कुछ सूक्त हैं, उसमें कुछ संवाद सूक्त मिलते हैं, उसे लोक कथा के रूप में लोग प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनमें भी लोक कथाओं की परंपरा विद्यमान है। इसी प्रकार से उपनिषद हैं, उसमें भी कुछ न कुछ लोक कथाएँ मिलती हैं। और उसके बाद पंचतंत्र की बहुत सी कहानियाँ हैं, वो भी लोक कथा के रूप में हैं। अब लेकिन ये देखा जाए कि पंचतंत्र में जितनी कहानी है सिर्फ उतनी ही कहानी है या उतनी ही लोक कथा है आम लोगों के बीच में, ऐसा नहीं है। आम लोगों के बीच में लोक जीवन में बहुत सारी लोक कथाएँ हैं। हो सकता है विष्णु शर्मा ने उन्हीं लोक जीवन की कथाओं में से, लोक कथाओं में से कुछ कथाओं को संग्रहित किया हो। और यही नहीं, आज भी अगर हम कहें कि सभी लोक कथाओं का हमने संग्रह कर लिया है या लिपिबद्ध कर लिया है, तो ऐसा नहीं है। बहुत कम ही लोक कथाओं का हम लोगों ने संग्रह किया है या लिपिबद्ध किया है। और भी आप देख सकते हैं हितोपदेश, बृहत कथा मंजरी और जातक कथाओं में भी बहुत सारी लोक कथाएँ मिलती हैं। अगर जातक कथाओं की बात करें तो लगभग 550 लोक कथाएँ जातक कथाओं में मिलती हैं। तो इसके बाद अपभ्रंश साहित्य में भी तमाम सारी लोक कथाएँ मिलती हैं,
जैसे कि पाउमचरी, भविष्यत कथा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि लोक कथाओं का भी एक इतिहास मिल रहा है। ऋग्वेद से लेके आप देख लीजिए कि वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी आप लोगों ने दादा दादी, नाना नानी के माध्यम से लोक कथाएँ सुनी हैं, तो इसका मतलब कि अभी भी लोक कथाएँ प्रचलित हैं। अब विशेष रूप से चूँकि हिंदी की बात हो रही है, तो हिंदी के संदर्भ में भी हम देखें कि हिंदी की लोक कथाओं की पृष्ठभूमि क्या है। तो अगर हिंदी लोक कथाओं के स्वरूप की हम बात करें, तो वैसे मनुष्य का जो स्वभाव है वो हमेशा आदिकाल से सुखों की खोज में लगा हुआ है। सबको सुख चाहिए, कोई मनुष्य नहीं कहता कि हमें दुख चाहिए। और सुख भी दो प्रकार से होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। वैसे भारतीय परंपरा में देखें तो पारलौकिक सुख को लौकिक सुख की अपेक्षा ऊंचा स्थान दिया जाता है, और इसी का अनुसरण करते हुए कथाओं में भी हमें इसके स्वरूप का दर्शन मिलता है। और इसीलिए ज़्यादातर कथाएं सुखांत हैं, अंत में सुखद अनुभूति होती है। कहा जाता है अंत भला तो सब भला। और हम कहें कि शायद ही कोई कथा ऐसी हो जिसमें दुखांत हो, नायक नायिका का मिलन ना हुआ हो, या जो पारिवारिक प्रेम है उसका चरमोत्कर्ष ना हुआ हो, पिता पुत्र का मिलन ना हुआ हो, या माता पुत्र का मिलन ना हुआ हो, भाई बहन का मिलन ना हुआ हो, या उसे धन संपत्ति प्राप्त ना हुई हो। तो कुल मिला के ऐसे जो घटनाएं हैं वे निश्चित रूप से भारतीय लोक कथाओं में देखने को आपको मिलेंगी, और ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। भारतीय लोक कथाओं की यही प्रमुख प्रवृत्ति रही है। और उसमें आप देखेंगे कि लोक कथाओं के जो पात्र होते हैं अनेक साहसिक और रोमांचकारी घटनाओं से प्रेरित होकर या उसे प्राप्त करके अंत में सुख की प्राप्ति करते हैं। और यही संस्कृत के भी नाटकों में होता है कि जो भी पात्र होते हैं, चाहे साहसिक घटना चाहे रोमांचकारी घटना, उनके माध्यम से अंत में वो विजय प्राप्त करते हैं और सुख की प्राप्त करते हैं। तो कुल मिला के इन लोक कथाओं का जो मूल भाव है वो क्या है? मंगल कामना की भावना प्रस्तुत करना। इसीलिए लोक कथाओं को कहने वाले प्रायः कथाओं के अंत में कुछ मंगल वचन भी कहते हैं। तो कुल मिला के कथाओं का उद्देश्य क्या है? मंगल कामना है, सुख की प्राप्ति की अपेक्षा है। और इसमें और भी देखने को मिलता है कि क्या इसमें होता है, तो विभिन्न प्रकार के दैविक और प्राकृतिक प्रकोपों का भय भी दिखाया जाता है। भय दिखाने के पीछे, जैसे मान लीजिए कोई लोक कथा है, उसमें ज़्यादातर आप देखेंगे किसी दैवी या प्राकृतिक प्रकोपों का भय दिखाया जाता है। भय क्यों दिखाया जाता है? ताकि जो श्रोता है, श्रोता के अंदर कैसा भाव उत्पन्न हो? धर्म और कर्तव्य पालन का भाव उत्पन्न हो। तो कुल मिलाकर ज़्यादातर लोक कथाओं का लक्ष्य होता है कि श्रोता लोक कथा को सुनकर उससे शिक्षा प्राप्त करके और उसमें धर्म पालन और कर्तव्य पालन की भावना विकसित हो। सारी सृष्टि उस समय धरातल पर उतर आती है जब जीव जंतुओं की भाषा एक हो जाती है। कहने का मतलब आप देखिए कि लोक कथाओं में पशु पक्षी भी मनुष्यों से बात करते हुए नजर आएंगे। तो चारों तरफ से देखा जाए तो इसकी जो मूल उद्देश्य है क्या है कि मंगल कामना और आम मनुष्य को धर्म और कर्तव्य पालन के पथ पर ले जाना। अब इसकी शैली की बात करें हम, लोक कथाओं की शैली क्या है? तो इसकी शैली 3 प्रकार से है। पहली गद्य शैली, और दूसरी जो है पद्य शैली है, तीसरी चंपू शैली है। तो गद्य शैली में पूरी कथा जो है गद्य के रूप में कही जाती है,
और पद्य शैली में उसे लयात्मक रूप देने के लिए कविता के रूप में कथा कही जाती है। और तीसरी जो चंपू शैली है उसमें गद्य और पद्य दोनों भावों का समावेश होता है। अब इसके भेद पर हम चर्चा करें कि लोक कथा के कितने स्वरूप हैं या कितने प्रकार की लोक कथाएँ आम जनमानस के बीच में प्रचलित हैं। तो आप विस्तार से देखिए कि पहले प्रकार जो है वो है उपदेशात्मक लोक कथाएँ। तो इस प्रकार में जो भी लोक कथा होती है उसमें उपदेश की भावना होती है। अब ज़्यादातर कथाएं उपदेशात्मक ही होती हैं और उनका जो मूल उद्देश्य होता है वो मानव कल्याण होता है। और इसका अगर मूल भाव कहें तो कहीं न कहीं इसका उद्देश्य होता है अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा देना। और इसमें भी तमाम रूपों में दिखाया जाता है कि पुत्र ने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया तो उसे दंड मिला, पुत्र ने माता की आज्ञा का पालन नहीं किया तो उसे दंड मिला। तो कुल मिलाकर जो पारिवारिक संस्कार हैं उन्हें मजबूत करने के लिए या जो पारिवारिक संबंध हैं उसमें मधुरता लाने के लिए, प्रगाढ़ता लाने के लिए इस प्रकार की लोक कथाओं का सृजन किया जाता है, जिसमें उपदेश का बोध हो, एक शिक्षा का संदेश हो, जिसके माध्यम से आम जनमानस सही रास्ते पर चल सके। और दूसरा जो रूप है उसमें है धार्मिक लोक कथाएँ। धार्मिक लोक कथाओं के अंतर्गत विशेष रूप से धार्मिक भावना को मजबूत करने का प्रयास किया जाता है और इसमें दिखाया जाता है कि जब तब व्रत उपवास और उनसे प्राप्त उपलब्धियां कितनी अधिक हैं, या इन्हीं माध्यम से जब तब व्रत उपवास के माध्यम से ही हम सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं। और सुखों की कामना के लिए कही गई इन व्रत कथाओं से उपदेश ग्रहण कर विशेष पर्वों पर आज भी आप देख सकते हैं, पहले भी था कि महिलाएं या पुरुष व्रत कार्य भी करते हैं। और इनका जो मुख्य लक्ष्य होता है, क्या लक्ष्य होता है? पति पुत्र भाइयों की कुशलता तथा संपत्ति प्राप्ति इनका लक्ष्य होता है। कुल मिला के सुख की प्राप्ति या अपने पारलौकिक जीवन को सफल बनाने का कार्य इनके माध्यम से भी, धार्मिक लोक कथाओं के माध्यम से भी करने का प्रयास किया जाता है। और इनसे जो अप्रत्यक्ष संदेश मिलता है कि हमें धर्म कर्म करना चाहिए क्योंकि ये फलित होता है और इससे ये लाभ है। और तीसरी प्रकार की जो क्या कहते हैं कि लोक कथाएँ हैं, सामाजिक लोक कथाएँ। तो इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की बुराइयों से उत्पन्न घटनाओं का समावेश किया जाता है, जैसे कि बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार। तो कहने का मतलब जो भी सामाजिक बुराइयां हैं उसको लेकर लोक कथाएं बनाई जाती हैं कि सामाजिक बुराइयों का देखिए दुष्प्रभाव कितना है। तो इसलिए इसका जो मुख्य संदेश होता है इसके माध्यम से दिया जाता है कि सामाजिक बुराइयों से दूर रहिए और सामाजिक अच्छाइयों को ग्रहण कीजिए। तो तमाम सारी कहानियाँ इसके अंतर्गत मिल जाती हैं, जिसमें नायक के चरित्र को अच्छा दिखाया जाता है या नायिका की बात आती है तो उसके सतीत्व को अच्छे रूप से दिखाया जाता है। तो कुल मिलाकर सामाजिक अच्छाइयों को उत्कर्ष के रूप में पहुंचाने के लिए सामाजिक लोक कथाओं का सृजन किया जाता है। और उसके बाद चौथे प्रकार की जो लोक कथा है उसके अंतर्गत आप देखिए इसमें क्या होता है कि मिलती भी बहुत सारी प्रेम प्रधान लोक कथाएँ भी मिलती हैं। इसमें क्या होता है कि माता का पुत्र के प्रति प्रेम दिखाया जाता है। यही नहीं, पुत्र का माता के प्रति भी, पत्नी का पति के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, भाई का बहन के प्रति, शिष्य का गुरु के प्रति कैसा संबंध होना चाहिए या किस प्रकार का प्रेम होना चाहिए, इसका भी वर्णन इन प्रेम प्रधान लोक कथाओं के माध्यम से बताया जाता है।
और इन संबंधों में निखार लाने की कोशिश की जाती है और समाज में समरसता कायम करने का प्रयास किया जाता है प्रेम प्रधान लोक कथाओं के माध्यम से। और पांचवा जो इसका भेद है मनोरंजन संबंधी लोक कथा। तो इस प्रकार की जो लोक कथाएं होती हैं उनका मूल उद्देश्य होता है श्रोताओं के दिल को बहलाने की सामग्री प्रस्तुत करना। इसमें बात करें कि तो किस प्रकार की होती है, तो ये कथाएँ ज़्यादातर छोटी ही होती हैं, विभिन्न जानवरों को लेकर बनाई जा सकती हैं, कुत्ता, बिल्ली, गीदड़, नेवला, शेर, भालू, सुग्गा, कौवा, चील। तो मतलब कहने का मतलब जितने पक्षी हैं, पशु हैं, उनको लेकर या उनसे संबंध रखने वाली कहानियाँ जो भी आज आम जनमानस के बीच में प्रचलित है उसको इसके अंतर्गत मनोरंजन संबंधी लोक कथाओं के अंतर्गत रख सकते हैं। उनके माध्यम से भी काफ़ी शिक्षा दी जा सकती है, सामाजिक अच्छाइयों को बढ़ावा दिया जा सकता है। और इनका अगर उद्देश्य की बात करें तो प्रमुख उद्देश्य है मनोरंजन करना, लेकिन इसके माध्यम से भी बालकों में नैतिक विचारों का समावेश किया जाता है। और छठा जो प्रकार है लोक कथा का, जातीय पात्रों पर आधारित लोक कथा। ज़्यादातर जो जातियाँ होती हैं वो देखिए अपने ही जाति के किसी नायक को प्रस्तुत करके एक कथा का निर्माण करती हैं, और ऐसी तमाम सारी कथाएं मिलती भी हैं जो विभिन्न जाति सूचक नायकों के आधार पर होती हैं, जैसे धोबी, नाई, मल्लाह या अन्य जितनी भी जातियां हैं, इन जातियों में इनकी लोक कथा प्रचलित है। तो आपने देखा कि लोक कथा कितना महत्वपूर्ण है और इस विरासत को हमें संभालना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, जो विद्यार्थी हैं, वो इससे दूर होते चले जा रहे हैं। तो इसीलिए इसी क्रम में SCERT ने भी प्रयास किया है प्रोजेक्ट वर्क के माध्यम से कि आप लोक कथाओं का संग्रह करें। कुल 5 लोक कथाएँ आप इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट वर्क में संग्रहित कर सकते हैं, जो आपके आसपास प्रचलित हो, या लिखित रूप में उपलब्ध हो, नहीं लिखित रूप में उपलब्ध हो तो मौखिक रूप में उपलब्ध हो, तो उसे आप लिपिबद्ध कर लें। जो आपने अपने दादा, दादी, नाना, नानी या जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके माध्यम से आपने जो भी लोक कथाएँ सुनी है बचपन में या इस समय या कहीं भी, उसे आप लिपिबद्ध कर लें और उसे आप संग्रहित कर लें। निश्चित रूप से ये समाज के लिए एक धरोहर के रूप में है, और इसे सुनने में छोटे विद्यार्थी इसे सुनना भी पसंद करते हैं और इससे सीखते भी हैं और वैसा ही करने का प्रयास करते हैं। और हर एक लोक कथा जो भी है उसमें कुछ न कुछ संदेश छुपा है, कुछ न कुछ भाव छुपा है कि हमें किस प्रकार की भूमिका का निर्वाह करना है। विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का भी इसके माध्यम से ज्ञान होता है कि हमें समाज में, हमें परिवार में, हमें अपने राष्ट्र में और हमें अपने मानव जाति के बीच में किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन करता है लोक कथाएँ। इसके लिए बहुत ही अगर कहें तो प्रेरणादायी हैं और इससे काफ़ी आप प्रेरित हो सकते हैं। अगर लोक कथाओं के साहित्य की बात करें तो बहुत सारी लोक कथाओं को संग्रहित किया जा चुका है, लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो साहित्य से दूर हैं और वे लिपिबद्ध नहीं हो सकी हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में वो लुप्त हो जाए, तो उसे विलुप्त होने से बचाने के लिए, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए हमें लोक कथाओं का संग्रह करना है। और जो इनके भेद बताए गए किस प्रकार की हो सकती हैं, आपने देखा उपदेशात्मक हो सकती हैं, धार्मिक हो सकती हैं, सामाजिक हो सकती हैं, प्रेम प्रधान हो सकती हैं और मनोरंजन संबंधी भी हो सकती हैं, जाति पात्रों पर भी आधारित हो सकती हैं। आपने देखा कि इतनी प्रकार की लोक कथाएँ होती हैं
तो इसमें जो भी आपको मिल जाए उसे आप संग्रहित करें। और देखिए इसमें अगर बात करें शुरुआत कैसी होती है, तो एक था राजा एक थी रानी। तो कहानी या लोक कथा के संबोधन से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसका नायक कैसा था, और फिर उसकी कार्यशैली या कार्य व्यवहार के माध्यम से आदर्श प्रस्तुत किया जाता है, और उस आदर्श का अनुकरण करने के लिए विद्यार्थी प्रेरित होता है। तो इस पर आप लोग अपना कार्य शुरू करिए और निश्चित रूप से आप बेहतर करेंगे। और हो सकता है कि SCERT ने जो कार्यक्रम आयोजित किया है उस कार्यक्रम में आपकी संग्रह को हो सकता है सम्मानित किया जाए, इसलिए आप बेहतर करने का प्रयास करें। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।